हम जो है आज भूगोल का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जो भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, इसका प्रैक्टिस करेंगे हम सब आज। ठीक, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लाइट ऑन करो। तो पहला प्रश्न है भूगोल के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने जो है ऑप्शन है, एक 6 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 36 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बी ऑप्शन सही है, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन सही है। कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है इसको कि जो अक्षांशीय विस्तार होता है, यानी अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? वह रेखा, अक्षांश वह रेखा होती है जो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम में काटती है। मतलब अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो रेखा काट रही है यही अक्षांश होगी, यही अक्षांश होगी। ठीक, तो ये जहां पर जिस बिंदु पर भारत को टच करती हुई दिखेगी उसी को हम जो है अक्षांशीय बिंदु मानेंगे, उत्तरी और दक्षिणी। जैसे अगर इसी के मध्य भारत स्थित है तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ 37 डिग्री 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये याद रखना है। ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण जो विस्तार कहलाएगा इसका, वो अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं अक्षांशीय विस्तार से संबंधित। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है भारत के देशांतरीय विस्तार में, देशांतरीय विस्तार में कुल कितने या कितनी देशांतर रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यानी भारत के देशांतरीय विस्तार में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो ऑप्शन है 29, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 31। बताएं जल्दी से कमेंट करके कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है पूरे में कुल कितनी रेखाएं हैं, कितने देशांतर हैं, कितने देशांतर हैं बताएं। हाँ, कितने देशांतर हैं? 29 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 29 देशांतर रेखाएं हैं टोटल। ठीक है, 29 से अधिक ही हैं
ठीक है, 30 के आसपास भी हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 29 और 30 दोनों रहता है तो आप 30 लगाएंगे, 29 लगाएंगे। लेकिन अगर 30 रहता है, केवल 29 नहीं रहता है, तो आप वहां पे जो है 30 लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों रहता है तो आपको 29 लगाना है, और अगर दोनों नहीं रहता है तो केवल 30 लगाना है। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं। ठीक, फिर इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसका, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, ए ऑप्शन है गौर माता, और ए ऑप्शन गौर माता, बी ऑप्शन किबुथु, सी ऑप्शन कांगड़ी, और डी ऑप्शन है निकोबार। ठीक है, निकोबार। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जा रहा है। सबसे पूर्वी बिंदु गौर माता, यह सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन, किबुथु। किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है। कहां पर? अंजाव जिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अंजाव है, और उसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है? किबुथु। ये याद रखना है, किबुथु याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, किबुथु। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न ये है कि भारत का, या भारत की जो देशांतरीय लंबाई है कितनी है? भारत की देशांतरीय लंबाई, लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत की देशांतरीय लंबाई कितनी है? तो ए ऑप्शन है, भारत की देशांतरीय लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 3316 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जो लंबाई है कितनी है भारत की? पूर्वी पश्चिम से पूरब जो लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा कब बनाई गई थी? रेड क्लिफ सीमा रेखा कब बनाई गई थी? ऑप्शन है 1946, 1945, सी ऑप्शन 1947, और डी ऑप्शन 1935। कब बनाई गई थी रेड क्लिफ सीमा रेखा? कब बनाई गई थी? बताएं आप, रेड क्लिफ सीमा रेखा कब बनाई गई थी? तो 1947 में बनाई गई थी। भारत का विभाजन याद रखना है, भारत का विभाजन याद रखना है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है, उसका निर्धारण किसने किया था? सर सैरियल रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का विभाजन करती है सीमा रेखा, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। और ये बनाई कब गई थी? 1947 में, 1947 में बनाई गई थी। ठीक, बहुत अच्छे इंद्रजीत, विनय कुमार, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर आगे जो पांचवा प्रश्न है उसको देखते हैं। 5 प्रश्न हो गए, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे प्रश्न की तरफ, भारत
और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? सीमा रेखा कौन सी है? ठीक है, नाम बताइए, सीमा रेखा कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ, सर क्रीक, ठीक है, सी ऑप्शन मैकमोहन, और डी ऑप्शन है डूरंड। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डी ऑप्शन सही है, डूरंड। ठीक है, डूरंड। डूरंड सीमा रेखा किसके किसके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। यही याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, इसी को याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी यही सीमा रेखा है, और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। कब किया गया था? 1896 में। हेनरी मार्टिमर डूरंड नाम था। किसके नाम पर रखा गया है? अंग्रेज अधिकारी हेनरी मार्टिमर डूरंड के नाम पे है। ठीक है, हेनरी मार्टिमर डूरंड के नाम पर यह रखा गया था। तो कब बना था? 1896 में। तो ये सीमा रेखाओं को याद रखना है। ठीक है, वैसे ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं, चीन के मध्य और भारत के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। चीन और भारत के मध्य मैकमोहन, बहुत अच्छे, मैकमोहन रेखा है। चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न 7वां आपके सामने ये है, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और तो ए ऑप्शन है 4096 किलोमीटर, बी ऑप्शन 5096 किलोमीटर, सी ऑप्शन 4309 किलोमीटर, डी ऑप्शन 699 किलोमीटर। कौन सा सही है? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है? ए, ठीक है, 4096 किलोमीटर, 4096.7 है। कुल लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर कुल लंबाई। ठीक, अब आते हैं थोड़े से कठिन प्रश्न के जो है तरफ। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, 8वां, सही सुमेलित का चुनाव करें। सही सुमेलित का चुनाव करें। ठीक है, सही सुमेलित का चुनाव करें। ए, सही सुमेलित का चुनाव करें। भारत कॉमन है सबके साथ, भारत, यहां पे अफगानिस्तान लिखा है। ठीक है, बी भारत ही है यहां पे, और यहां पे पाकिस्तान,
भारत सी, भारत डैश भूटान, और डी उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक है, यहां पे अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसके सामने 106 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के सामने 3323 किलोमीटर लिखा है, और भारत भूटान के सामने 699 किलोमीटर लिखा है। इनमें से कौन सा सही है? जो सीमा रेखा है, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर, क्या ये सही है? और दूसरा, भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर, क्या ये सही है? और भारत और भूटान के मध्य जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 699 किलोमीटर। आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कि क्या ये सारे आंसर सही हैं? क्या ये सारे आंसर सही हैं? हाँ, उपरोक्त सभी जो है सुमेलित हैं, यानी सब सही हैं। ठीक है, सही सुमेलित का चुनाव करें, यानी सब के सब जो है सही हैं। तो इससे आपको जो है 3 प्रश्न तैयार हो गया। आपका 3 प्रश्न, भारत अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर, और भारत और भूटान के मध्य 699 किलोमीटर। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? हाँ, 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो गए आपके जो है 8 प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। अब आपको इसमें से सही का चुनाव करना है। सही कथन का चुनाव करें। प्रश्न ये भी आ सकता है, सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, सही कथन का चुनाव करें। भूगोल से संबंधित है, आपको याद रखना है सब। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है। बी ऑप्शन, हिमालय में एशिया के बानवे सर्वोच्च शिखर स्थित हैं। सी ऑप्शन, हिमालय मुख्यतः भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों सही हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है। हिमालय में एशिया के 92 सर्वोच्च शिखर स्थित हैं। तीसरा है, हिमालय मुख्यतः भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। हिमालय मुख्यतः 5 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो ये जो है बी और सी दोनों सही हैं। हिमालय में एशिया के 92 सर्वोच्च शिखर, हिमालय क्षेत्र में या हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही 92 सर्वोच्च शिखर स्थित हैं। एशिया में कुल 94 सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं। 94 सर्वोच्च शिखर जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से, औसतन जो ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक है। ठीक है, और उनमें से 92 सर्वोच्च शिखर सिर्फ
भारत के उत्तर में स्थित हिमालय क्षेत्र में, यानी हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसी में है, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, औसतन ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। ठीक है, और हिमालय मुख्यतः भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। हिमालय मुख्यतः जो है वो भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। ठीक, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य आपको ऊपर से ही याद करना है। कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मुख्य यही हैं, 5 राज्यों को याद करना है क्रमशः पश्चिम से पूरब। कश्मीर, कश्मीर जो है पश्चिम में सबसे ऊपर, उत्तर पश्चिम में कश्मीर, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। यानी हिमालय का विस्तार भारत के 5 राज्यों में है। ये आपको याद करना है, याद रहना चाहिए। हिमालय का विस्तार जो है 5 राज्यों में है, भारत के 5 राज्यों में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसके बाद भी है, ठीक है, इसके बाद भी है ये जो कश्मीर, याद रखिएगा कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं। अगर अगर जो है लद्दाख को शामिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कश्मीर और लद्दाख दोनों सम्मिलित कर सकते हैं आप। तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 तो आपको याद ही रहने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में ही जो है लद्दाख क्षेत्र आता है, तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो टोटल 6 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्यतः 5 है, लेकिन अब डिवीजन हो गया है तो आप जो है संशोधन करके 6 उसको मान सकते हैं, लेकिन 5 राज्य आपको याद होने चाहिए पूरी तरह से। ठीक, तो ये जो है आपका कठिन, सबसे कठिन प्रश्न हो गया इस सीरीज का। इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, आप याद रखिएगा, परीक्षा देते समय आपको ध्यान रहना चाहिए। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम में कौन सा या कौन जल क्षेत्र स्थित है? कौन सी जल क्षेत्र स्थित है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो जल क्षेत्र स्थित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, सी ऑप्शन पाक की खाड़ी, और डी ऑप्शन है अरब सागर। डी ऑप्शन है अरब सागर। तो इनमें से कौन सा स्थित है? ठीक है, तो भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी अगर हम ये मान लें, ठीक है, ये भारत है और ये इसका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट जो कटा फटा है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में कौन सी जो है जल क्षेत्र है, या कौन सा जल क्षेत्र है जो स्थित है? ये कौन सा जल क्षेत्र है? तो ये अरब सागर है। आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, अरब सागर यहां है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी यहां है, मन्नार की खाड़ी यहां पर है, ठीक है, कट रहा होगा नीचे, मन्नार की खाड़ी यहां है, और यहीं पाक खाड़ी भी है, पाक खाड़ी भी है यहीं पर, और यहां पर पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पूर्व में आपकी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, जल क्षेत्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जल क्षेत्र से संबंधित। बी नहीं है, ठीक है, हमने पूछा था पश्चिम घाट के पश्चिम में कौन सा जल क्षेत्र स्थित है,
तो मन्नार की खाड़ी कैसे हो सकती है? मन्नार की खाड़ी दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर है और इसके मध्य जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों वहीं पर है। ठीक है, अरब सागर पश्चिम में स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पश्चिम में पूछा गया है, पश्चिम में, याद रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है। पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर पश्चिम में, पश्चिम में। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ग्यारहवां प्रश्न, 11वां प्रश्न है आपके सामने ये। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो भारत, भारत ऑप्शन नहीं रखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और डी ऑप्शन है भूटान। डी ऑप्शन क्या है? भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, यही बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ठीक, तो कौन सा नहीं सम्मिलित है? अफगानिस्तान, सही जा रहे हैं। अफगानिस्तान जो है सम्मिलित नहीं है। अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर है। तो आप देखते होंगे कि ये जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार जो है ये एक प्रकार से गांठ भी है। गांठ हम बताए थे, पढ़ाए थे इसको। यहां से चीन से एक पर्वत श्रृंखला आती है, उसका नाम है क्युनुलुन सान। क्युनुलुन, क्युनुलुन सान। ठीक है, उसके नीचे से काराकोरम है, फिर जास्कर है, लद्दाख है, जास्कर है, ये काराकोरम है, काराकोरम। ठीक है, और उसके बाद इधर से जो श्रृंखला आती है वो हिंदुकुश है, हिंदुकुश। ठीक है, और एक यहीं से, इसी से एक और पतली सी श्रृंखला आती है, ये सुल्तान है, सुल्तान। तो ये सब जाकर यहां पर मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदुकुश पर्वत जो है पूरी तरह से अफगानिस्तान क्षेत्र में है, यानी जो सुल्तान और किरथर पहाड़ियां हैं उसके पश्चिम में स्थित है अफगानिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। तो आपको ये पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, काराकोरम भी जाकर जो पामीर की गांठ है वहां पर मिल जाता है। हाँ, याद रहना चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 12वां। ठीक है, 12वां। एक एकदम से आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ये है 28,
9, बी ऑप्शन 28, 8, सी ऑप्शन 28, 7 और डी ऑप्शन 29 और 8। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही? 29 राज्य हैं। विनय कुमार, गलती कर रहे हैं आप। 29 राज्य कहाँ हैं? 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं माना गया, उसको यूनियन टेरिटरी बताया गया। कुल कितने हैं? 28, 8, यानी 28 जो है राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आंकड़ा भी याद रहना चाहिए। 8 28 भी पूछ सकता है, 28 8 भी पूछ सकता है। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, गलत कर दिए विनय जी आप। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो नया बना है, अभी हाल ही में नया बना है? सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बताएं। देखिए, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, ठीक है, ये सबसे नवीनतम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले अलग अलग थे। लद्दाख को नवीनतम नहीं मानेंगे, नहीं तो लद्दाख और जो है उसको जम्मू कश्मीर को नवीनतम मान लो आप। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, आपस में मिला दिया गया, क्योंकि एक ही प्रकार के भूखंड पर स्थित और एक ही प्रकार की जनजातियां यहाँ निवास करती हैं, लगभग सेम सेम हैं, इसीलिए इसको एक कर दिया गया ताकि प्रशासन में सुविधा हो। ठीक है, प्रशासन में सुविधा हो, इसीलिए इन दोनों को एक कर दिया गया और सबसे नवीनतम बना दिया गया इसे। ठीक, तो एक जो है प्रश्न है संविधान से संबंधित कि भारत सरकार जो है किस अनुच्छेद के तहत किसी भारतीय परिक्षेत्र में आने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमा में परिवर्तन कर सकती है? ये आपके लिए प्रश्न है, आप जवाब बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत सीमा में परिवर्तन कर सकती है? नए नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? सीमा में परिवर्तन और नए राज्यों का गठन 352। 352 क्या है पता है? आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 71 सब भूल गए हो लग रहा है। अनुच्छेद 5 नहीं, इसको ध्यान से देखना कि किस अनुच्छेद के तहत, हम बताएंगे नहीं इसको, ठीक है, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि जो भाग 1 है संविधान का, भाग 1 उसी में वर्णन किया गया है इसका। चलिए आगे प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपकी नदियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 नदियों और हिमालय से ही संबंधित है, आप याद रखिए। ठीक है, नदी और हिमालय से संबंधित है अगला प्रश्न आपका। कश्मीर या पीर पंजाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन है सिंधु, सतलज, बी ऑप्शन
सतलज, सतलज, काली, सी ऑप्शन काली, तीस्ता, डी ऑप्शन तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो पीर पंजाल या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? आप बताइए, पीर पंजाल या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? हाँ, यह जो है सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में स्थित है पीर पंजाल। ठीक है, याद रखना है इसको। और इसकी सर्वोच्च चोटी बताइए, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, बहुत अच्छे, K2 है। क्या है? K2। इसका अन्य नाम क्या है? गॉडविन आस्टिन, गॉडविन आस्टिन। ठीक है, गॉडविन आस्टिन। ठीक, हाँ K2। तो ये आपको याद रहना चाहिए। K2 जो है कश्मीर हिमालय या पीर पंजाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब सही हैं। तो सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के मध्य कौन सा हिमालय है? सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली के मध्य कौन सा हिमालय है? काली जो है नदी है, सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है यहाँ पे? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। काली और तीस्ता के मध्य, काली नदी और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हिमालय? इसको सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय या पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। ठीक है, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी हिमालय या असम हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसमें जो है आपके 4 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। सिंधु सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य अरुणाचल या सिक्किम या असम या पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक, आगे एक और अगला प्रश्न है, हिमालय से ही संबंधित है। हिमालय से संबंधित है। ग्रेट हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? या महान हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इयोसीन, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसीन, ऑप्शन नंबर 3 मायोसीन, और ऑप्शन नंबर डी है प्लायोसीन। प्लायोसीन। बताइए कब हुआ था महान हिमालय का निर्माण? कब किया, कब हुआ था? प्रकृति ने महान हिमालय को कब निर्मित किया था? प्रकृति ने महान हिमालय को कब निर्मित किया था? ओलिगोसीन में। कब किया था? ओलिगोसीन में। ठीक है, ओलिगोसीन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक, तो ये आप पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कह सकते हैं इसको, पार हिमालय।
ठीक है, या ट्रांस हिमालय। इसके बाद ये जो बड़ी सी लाइन जा रही है, कटी फटी टूटी फीटी, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय या महाभारत श्रेणी, और ये हो गया आपका शिवालिक श्रेणी। इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब ये जो पार हिमालय है, इसका निर्माण काल इयोसीन युग है। क्या है? इयोसीन युग या काल। ठीक है, पार हिमालय कब निर्मित हुआ था? इयोसीन युग में। महान हिमालय ओलिगोसीन में, ओलिगोसीन। महान हिमालय कब? ओलिगोसीन में। ठीक है, उसके बाद जो मध्य हिमालय है, या जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, महाभारत श्रेणी और लघु हिमालय, यह कब बना था? तो इसका निर्माण काल मायोसीन है, मायोसीन। और सबसे लास्ट में जो शिवालिक श्रेणी है, इसका निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन में, प्लायोसीन युग में हुआ था। ठीक है, आप इस तरह से याद रखिए कि पार हिमालय या ट्रांस हिमालय किस युग में? इयोसीन युग में। ठीक, महान हिमालय ओलिगोसीन में। ठीक है, मध्य हिमालय मायोसीन में, और शिवालिक प्लायोसीन में। ये आप जो है पूरी तरह से ऐसे तैयार करिए। ठीक, पूरी तरह से ऐसे तैयार करते जाइए, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया है भारत के भूगोल में कि भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, नदियां पढ़नी है। ठीक है, हाँ, नदियां पढ़नी है, ये सब आपको पढ़ना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है हमें किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो आप इस तरह से अगर तैयार करते हैं तो आपको एक ही बार में लगभग 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, अगर इस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन भी करते चलिए, रिवीजन भी करते चलिए, जरूरी है, आवश्यक है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां। अगला प्रश्न है 15वां। चलिए, बताइए, नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकदम आसान सा प्रश्न है, नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी धौलाधर। बताइए हाँ, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, वेरी गुड। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, लगभग सीमा पर स्थित है, लेकिन पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। ठीक है, पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है 16वां। तो नंदा देवी किस हिमालय में? नंदा देवी किस हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, कंचनजंगा किस हिमालय में? तो यह भी नेपाल हिमालय में है, तीस्ता नदी के पहले है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में। धौलाधर ये भी नेपाल में है। धौलाधर श्रेणी है जो नेपाल और उत्तराखंड में जो है, नेपाल और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी। आगे प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ
पर्वत चोटी किस हिमालय में स्थित है? स्थित है। बद्रीनाथ पर्वत चोटी किस हिमालय में स्थित है? हो सकता है कि हमने केवल बताया हो, हम पढ़ाए ना हो, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि बद्रीनाथ जो है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के बारे में बताया जाता है, तो बद्रीनाथ बताया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय, और ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो किस हिमालय में बद्रीनाथ पर्वत चोटी स्थित है? किस हिमालय में स्थित है बद्रीनाथ पर्वत चोटी? ठीक है, तो ये कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में नहीं, कुमायूं में, कुमाऊं हिमालय में। किस हिमालय में है? कुमाऊं हिमालय। हाँ, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ पर्वत चोटी किसमें है? कुमाऊं हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में है। याद रखिए, कश्मीर हिमालय कश्मीर के क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, लेकिन अगर इसका नाम पंजाब हिमालय आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाब ये राज्य के नाम पर नहीं रखा गया है, पंजाब। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। 5 नदियों के क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, कश्मीर हिमालय, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं इसे? पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? आ गया, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको लगभग तो याद ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 560 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 320 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 800 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 720 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि जो पंजाब हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? ऊंचाई जो है, जो हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई आपको पता है 6000 मीटर से अधिक है। औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है, यानी सिंधु नदी से और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसी को काउंट किया जा रहा है, तो वो 560 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई नापने पर। और 320 किलोमीटर किस हिमालय की लंबाई है? यह है कुमाऊं हिमालय। 320 किलोमीटर किसकी लंबाई है? कुमाऊं हिमालय। 800 किलोमीटर किसकी लंबाई है? नेपाल हिमालय। और 720 किलोमीटर किसकी लंबाई है? पूर्वी हिमालय, असम हिमालय, सिक्किम हिमालय, जो भी आप नाम हाँ जानते हैं। ठीक है, ये सबसे पूर्व में। तो सबसे बड़ा जो हिमालयी क्षेत्र है वो क्या है? 800 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय। सबसे छोटा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। आप जो है ये पूरी तरह से याद रखेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न का रिवीजन भी होता चल रहा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। पैटर्न बदल रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? नहीं है। ऑप्शन है ए, एक श्योक, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है श्योक,
बी है रावी, सी है दिहांग और डी है सतलज। एक ऑप्शन और डाल देते हैं, नहीं रहने देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दिहांग किस नदी की सहायक नदी है, यह भी बता दीजिए। किस नदी की सहायक नदी है दिहांग नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो एक शाखा को दिहांग कहते हैं, एक शाखा किस नाम से, दिहांग नाम से, और एक शाखा लोहित के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, लोहित और दिहांग। ठीक है, मुख्य शाखा यही है दिहांग, और लोहित जो है वह और थोड़ा सा पूरब से होकर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र को। बहुत अच्छे। ठीक, अगला प्रश्न 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है पीओके, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी जम्मू। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा भारत के किस क्षेत्र को चीन से जोड़ता है? तो लद्दाख है, पीओके है, पंजाब है और जम्मू है। ठीक है, तो कहां से जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है? पीओके से जोड़ता है। याद रखना है, पीओके नियरेस्ट क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लद्दाख को बाद में जोड़ेगा, पहले पीओके को जोड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है, बताए हैं सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, काराकोरम जो दर्रा है वह भारत को चीन से जोड़ता है, लेकिन मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र को जोड़ता है? पीओके। ठीक है, जैसे जो है, जो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, अगर हम उसको बना लें ऐसे, जैसे ऐसे कुछ है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा जो है यहां पर है, और पीओके जो है ये ऐसे ऐसे करके ऐसे आया है। ठीक है, ऐसे हिस्सा बना हुआ है, और इधर जो है, इधर ये क्षेत्र जो है ये अक्साई चिन्ह है, ये ऐसे है। पेंगोंगत्सो झील जो है यहीं पर ऐसे ऐसे है। तो ये जो दर्रा है वह पीओके में स्थित है। किसमें है? पीओके में। और लद्दाख ये है, लद्दाख जो है क्षेत्र ये है। तो सबसे पहले पीओके है ना, क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो भारत के पीओके को लद्दाख से अलग करती है, ये पीओके के पहले जो क्षेत्र है उसी में काराकोरम स्थित है। ठीक है, उसी में ये जो है काराकोरम स्थित है। तो पीओके को जोड़ती है, याद रखिए, पीओके को जोड़ती है, इसलिए तो चीन ने पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का निर्माण किया है ऐसे ऐसे। ये आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे ऐसे पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा बताए थे ना। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार है, तो पाकिस्तान ने जो है चीन को यहां पर सड़क बनाने की सुविधा दे दी, हाँ अनुमति दे दी। इसीलिए चीन जो है इसी दर्रे से होकर एक सड़क का निर्माण करता है, चीन एक सड़क का निर्माण करता है ताकि वह अपने वस्तुओं का
निर्यात जो है पश्चिमी देशों के साथ कर सके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है उस पर चलते हैं। 20 प्रश्न का रिवीजन जो है आज आप कर लिए, निश्चित रूप से आपको फायदा तो हुआ होगा, ठीक है। हमने 20 प्रश्न पढ़ा है, लेकिन अधिक से अधिक जो है रिवीजन हो गया है, अधिक से अधिक रिवीजन हो गया है, ठीक। तो आगे जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी के दाएं से मिलती है? दाएं से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी झेलम, ऑप्शन नंबर डी कुर्रम। कुर्रम, ऑप्शन नंबर डी विनय चौधरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। झेलम जो है बाएं से ही मिलती है, कुर्रम जो है दाहिने से मिलेगी, कुर्रम नदी, ठीक है। ये कहां से आती है? ये हिंदुकुश श्रेणी से आती है, सुल्तान पहाड़ी को चीर कर जो है कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और आकर जो है दाहिने से कहां मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो याद रखना है, रावी सतलज झेलम ये सब जो है बाएं से जाकर मिलती हैं। हमने बताया था कि रावी जो है सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो है ये उद्गम स्थल है सिंधु नदी का, ये ऐसे ऐसे आई है, ऐसे ऐसे गई है, ठीक। तो जो इधर से मिलेगी ये दायां होगी, दायां, ठीक है, क्योंकि इसका मुंह जो है इधर की तरफ है, ऐसे ऐसे बह रही। और इधर से जितनी नदियां आके मिलेंगी वो सब बाएं से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी? बाएं से। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, बाएं से मिलेंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। आसानी से समझाने का प्रयास भी किए हैं और रिवीजन भी आपका हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर क्लास नहीं चल पाती है ऑफलाइन तो ऑनलाइन जो है चलेगी क्लास, ठीक है। तो आज आपका जियोग्राफी का रिवीजन हो गया। कल जियोग्राफी का जो अगला हिस्सा है जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, गंगा नदी के बारे में, उसको जो है कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, बताइए उन्हें और सम्मिलित करिए ग्रुप में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।